हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। हम लोग जो है वो सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में आज एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। इसको आज शुरू तो करेंगे, खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो बेसिकली आज एक टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है जीएसटी। ये अपना अकाउंट्स में चैप्टर 2 में यूनिट 1 में दिया हुआ है, जो कि जर्नल नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है। पहले क्या होता था, जो ओल्ड सिलेबस होता था उसमें जीएसटी नहीं था, पर बाद में जब न्यू सिलेबस आया तो सी इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि हम लोग सबको जीएसटी का हल्का फुल्का नॉलेज हो, इसीलिए वो हम लोग को चैप्टर 2 यूनिट 1 में जीएसटी का टॉपिक दिए हैं। और इसके ऊपर एग्जाम में जनरल एंट्री आता है, अगर हो सके तो थ्योरी भी आ सकता है, और ये एग्जाम में 4 मार्क का गिरेगा। तो अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन गिरता है तो ये गारंटी है कि अपना 4 में से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट को समझो, क्या है जीएसटी, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी आने से पहले क्या था, ये सारा नियम को समझेंगे। देखो, सबसे पहला वर्ड है टैक्स, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बेसिक को समझ जाओ फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वर्ड था टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स वो पैसा होता है जो सरकारें लेती है, गवर्नमेंट लेती है, ताकि वो पब्लिक का वेलफेयर कर पाए। सोचो, आज अगर मैं घर के बाहर निकलता हूं तो मेरे को एक अच्छा रास्ता चाहिए, मेरे को चाहिए कि कोई भी दूसरे व्यक्ति लोग मेरे ऊपर अटैक ना करें, कोई दूसरे कंट्री के लोग मेरे ऊपर आके अटैक ना करें। तो ये सारे जो चीज़ है, मेरे को एक अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, मेरे को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, तो मेरे को चाहिए फैसिलिटी। तो जो भी पब्लिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उनको अच्छे अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, रोड ब्रिज ये सब, हेल्थ दे पाए, मेडिकल बेनिफिट दे पाए, एजुकेशन बेनिफिट दे पाए। तो ये सारा बेनिफिट पब्लिक एक्सपेक्ट करता है, किससे? गवर्नमेंट से। तो अब गवर्नमेंट ये जो सारा खर्चा करेगा, ये गवर्नमेंट खर्चा कहां से लाएगा? तो गवर्नमेंट इसके लिए चार्ज करता है पब्लिक से। क्या चार्ज करता है? टैक्स। तो टैक्स वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है पब्लिक से, ताकि पब्लिक को सुविधाएं दे पाए, ताकि पब्लिक को सुविधा दे पाए। अब चलते हैं कि टैक्स आया कैसे, ये समझते हैं, ठीक है। टैक्स आया कैसे वो समझना जरूरी है। देखो, पहले क्या था, इंडिया को बोलते थे कि ये सोने की चिड़िया है। तो उस वक्त राजा महाराजा रहते थे, वो लोग के अलग अलग सैनिक थे, वो जाते थे और टैक्स वसूलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत में जो है वो अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हुकूमत किया। तो जब वो लोग उन्होंने हुकूमत कर रहे थे, जब वो भारत में, तो वहां पर हमारी देश की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो और कई सारे राजा लोग मिलके क्या किए, अंग्रेजों के ऊपर अटैक किए। तो वो जो अटैक हुआ ना, उसमें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा झटका लगा कि यार, ये भारत के लोग हमारे ऊपर अटैक कर दिए यार, तो ऐसे तो ये अटैक दोबारा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक मीटिंग बैठाया और मीटिंग बैठा के फिर एक फाइनल किया कि हम लोग अब टैक्स वसूलेंगे। और इस तरह से उन्होंने जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कानून को पास किया, और फिर उसके बाद से उन्होंने हमसे टैक्स लेना शुरू किया। अब मजा का बात है, भारत तो हो गया आजाद, फिर भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो यार, एक प्रथा जब चल जाता है ना तो चलते ही रहता है, ये वाला कहानी है। तो आज भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? तो टैक्स क्यों आया आपको पूरा समझ में आया, टैक्स का रीजन क्या था आने का। अब ये जो टैक्स है, ये इंडिया में जो लगता है वो दो तरीके से लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उसमें अपना ड्यूअल गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को वर्ड बोलते हैं अपन सरकार। क्या वर्ड बोलते हैं? सरकार। और टैक्स हम लोग वर्ड बोलते हैं कर, ठीक है। इसीलिए अपन इनकम टैक्स को बोलते हैं आयकर, ठीक है। तो टैक्स को बोलते हैं कर, गवर्नमेंट को बोलते हैं सरकार। अब इंडिया में जो है वो है ड्यूअल गवर्नमेंट। एक होता है अपना केंद्र सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं? सेंट्रल। और एक होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार। अब बेसिकली क्या है, देखो, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो 2024 का इलेक्शन में अपना बीजेपी वाले जीत गए। तो बीजेपी वालों ने अपना गवर्नमेंट बनाया, तो वो लोग केंद्र सरकार, पूरा बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरा केंद्र में है, चारों तरफ वो पूरा इंडिया को मैनेज कर रही है। अब मजा का बात है, मैं रहता हूँ उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो थे नवीन बाबू, और नवीन बाबू जो थे वो बीजेडी पार्टी के थे। लेकिन 2024 में उनको वो हार गए। तो अब बीजेपी यहाँ पर उड़ीसा में जीत गया, तो यहाँ पर सेंट्रल में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है। तो इसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। क्या वर्ड बोलते हैं? डबल इंजन की सरकार। तो सेंट्रल को हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्र, और स्टेट को हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार। अब हुआ क्या, ये जो भारत जो था अपना, ठीक है, अपना अंग्रेज आए, अंग्रेज टैक्स लिए, फिर वो गए, फिर अब हमारे देश में गवर्नमेंट बने। गवर्नमेंट दो तरह के बने, एक बना सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बना स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक काम करो, हम लोग है ना टैक्स जो है ना वो दो तरीके से लेंगे।
एक वो टैक्स लेंगे जो लोगों के कमाई के ऊपर लगेगा, तो जो कमाई के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो अभी जो देश में नियम है वो ये है कि 7 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो तो आपको टैक्स देना दरकार नहीं होता है, ठीक है। ये 7 लाख भी अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर आपको कितना स्लैब का जो बेनिफिट होता है, स्लैब का जो नियम होता है वो सब लगता है, वो आप सीए इंटर में पढ़ोगे। अभी आपको कोई लेन देन नहीं है, अभी आप खाली ये सोचो अगर सौरभ भैया साल भर में 7 लाख के नीचे कमाता है तो उसको टैक्स देने का दरकार नहीं है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। भैया अगर 7 लाख के ऊपर कमाता है तो स्लैब लगेगा, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो यहां पर अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति अगर नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये जो है ना ये रिग्रेट लगता है। क्यों? क्योंकि यार मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरे को सरकार को ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसमें चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ताकि हम लोग अपना कमाई को कम दिखाएं, ताकि टैक्स कम देना पड़े। यस और नो जी। और एक दूसरा टैक्स होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार लगाता है गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज के ऊपर। तो अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, अगर आप कोई भी रिचार्ज कराते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, तो यहां पर आप अगर कोई भी, ठीक है, फायदा उठा रहे हो, कोई भी चीज का बेनिफिट ले रहे हो या कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, तो वो सामान का रेट के अंदर ही टैक्स जुड़ा हुआ होता है, और उसको सरकार बोलती है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये लगता है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। क्या ये लॉजिक समझ में आया? जी भैया, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे चलता है? सोचो एक मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, फिर मैन्युफैक्चरर माल देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर माल देगा होलसेलर को, फिर होलसेलर माल देगा रिटेलर को, और रिटेलर देन माल देगा अल्टीमेटली कंज्यूमर को। तो सरकार पहले इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, एंड देन फाइनली जो बर्डन होगा वो कंज्यूमर के ऊपर होगा। अब कंज्यूमर को टैक्स देना है, लेकिन सरकार धीरे 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 सबको पूरा लाइन से मॉडिफाई करते हुए सबका जो टैक्स का हिसाब किताब है वो देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि यार किसी ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया। तो ये जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम से चलता है, इसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हुआ क्या था कि हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स थी वो 3-4 तरह की थी। पहला क्या था? सोचो अगर आप सेम स्टेट में माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो। सोचो मेरी मम्मी का एक बुटीक है किरण कलेक्शन, और मेरी मम्मी उड़ीसा में माल खरीद रही है और उड़ीसा में ही माल बेच रही है। तो अगर सेम स्टेट में माल खरीदा बेचा जा रहा था तो वहां पर लगाया जा रहा था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये जो वैल्यू एड टैक्स है ये कब लगता था? जब भी हम लोग सामान खरीदते थे और सामान बेचते थे विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। तो भैया अगर आपकी मम्मी बुटीक चला रही है और सोचो अगर वो हावड़ा यानी कि कलकत्ता से सामान खरीद रही है और उड़ीसा में बेच रही है, तो हम लोग कोई दूसरा स्टेट से माल खरीद रहे हैं, तो दूसरा स्टेट में लगता था CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अगर आप आउटसाइड द स्टेट खरीदते हो या आउटसाइड द स्टेट बेचते हो तो CST लगता था। फिर यहां पर एक मैन्युफैक्चर था, वो जो मैन्युफैक्चरर था वो क्या कर रहा था? वो कुछ माल को मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो यहाँ कोई सामान बन रहा था। जब भी कोई सामान बनता था सरकार बोलते थे आपको देना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी। ओहो, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था तो उसको देना पड़ा था एक्साइज ड्यूटी। ओहो ठीक है भैया। एक लग रहा था, सोचो हम लोग कोचिंग चला रहे थे तो कोचिंग के ऊपर सरकार लगा रहे थे सर्विस टैक्स, ब्यूटी पार्लर के ऊपर सर्विस टैक्स। तो ये सब जो टैक्स है ये सब टैक्स लगते हैं, ठीक है, लगते थे। लेकिन मजा का बात है ये जो वैट का पैसा होता था इसका पावर कलेक्ट करने का मिला था स्टेट गवर्नमेंट को। ओहो ठीक है। फिर जो CST लगता था, नियम से तो सेंट्रल के पास पावर होना चाहिए, पर सेंट्रल का के पावर दे दिया था स्टेट को कि भाई तू कलेक्ट कर ले, कोई टेंशन नहीं है। और जो एक्साइज और सर्विस टैक्स है ये कलेक्ट करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सरकार ने क्या किया था, अपने बीच में टैक्सेस को बांट लिया था कि ये टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा, ये टैक्स तू कलेक्ट कर लेना, ये टैक्स मिलकर कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सरकार ने क्या किया था, प्लानिंग करके, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करते थे। यहां तक पूरा समझ में आया? जी भैया। अब मजा का बात है, आप कभी ये देखे हो दारू दारू दारू? जी भैया देखे हैं, सुने, ठीक है, हनी सिंह का गाना सुने। ये जो दारू होता है ना इसके ऊपर टैक्स लगता है, कौन लेता है? तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लेता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल नहीं लेता है। तो मजा का बात है कुछ चीजों के ऊपर स्टेट लेते हैं, कुछ चीजों के ऊपर सेंट्रल लेते हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आया? जी भैया पूरा लॉजिक समझ में आया। अब क्या हुआ, एक कहानी को समझो क्या हुआ। सोचो एक मैन्युफैक्चरर है,
मैन्युफैक्चरर ने एक माल दिया एक दुकानदार को, ठीक है, माल था 1 लाख का। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चर माल देता था कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को, तो वो लोगों को एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाना पड़ता था 18%। सोच लो एक बार, रफ फिगर लेता 18%। तो 1 लाख का 18% हो गया 18,000। तो ये दुकानदार है, सोचो एक्स वाई नाम का दुकानदार है, इसने मैन्युफैक्चर से माल खरीदा, तो इसने इसको दिया 1 लाख रुपया, साथ में टैक्स दिया 18,000 रुपया, टोटल इसके घर से गया 1,18,000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ, जब एक्स वाई इनको टैक्स दिया 18,000 रुपया, तो ये 18,000 टैक्स कौन सा ड्यूटी है? एक्साइज ड्यूटी है। इसका पैसा किसको मिलेगा? इसका पैसा, भैया आप स्टेट लिख रहे थे, नहीं रे बाबा हम तो देख रहे थे, इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, अब एक्स वाई ने क्या किया, ये माल कस्टमर जेड को बेचा। ठीक है, कितना में बेचा? सोचो 1,50,000 में बेचा। तो अब जब 1,50,000 में बेचा, तो ये सेम स्टेट में खरीदा, सेम स्टेट में बेचा, ये मान के चलते हैं। तो अगर सेम स्टेट में माल खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा भैया? वैट लगेगा। सोच लो 18% वैट लगा, तो वैट कितना हो गया? 27,000 रुपया हो गया। तो पक्का कस्टमर जेड, ठीक है, एक्स वाई को दिया 1,77,000, जिसमें टैक्स हो गया 27,000 रुपया और 1.5 लाख का सामान हो गया। तो अब ये 27,000 क्या लगा? ये 27,000 लगा वैट। तो जैसे ही जेड ने माल खरीदा और एक्स वाई ने माल बेचा, जेड माल लेके चला गया, पेमेंट करके चला गया। अब गवर्नमेंट आई, कौन सी गवर्नमेंट आई? वैट वाले जो आए वो आए। वैट कौन कलेक्ट करता है भैया? वैट तो कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आए, खटखटाए एक्स का दरवाजा, एक्स वाई का दरवाजा, बाबू एक्स वाई। तो एक्स वाई बोला हाँ बोलिए। अरे बाबू तुमने कोई माल बेचा है? तो बोलता हाँ भैया हमने माल तो बेचा है, जेड को मैंने बेचा है। अच्छा तुमने कुछ टैक्स कलेक्ट किया है? जी हाँ सर, हमने 27,000 टैक्स कलेक्ट किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोले लाओ लाओ हमारा 27,000 लाओ। तो एक्स वाई बोला कि सर ये माल तो मैंने इनसे खरीदा था, एम से। वो बोलेंगे हाँ ठीक है। सर जब मैंने माल खरीदा था तो मैंने 18,000 रुपये टैक्स दिया था। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, तुमने 18,000 टैक्स दिया था। तो सर 27,000 तो मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन पहले तो मैंने 18,000 दे दिया है, तो नियम से मेरे को 9,000 रुपये देना चाहिए। बात तो सही है, एक्स वाई जो है वो तो बहुत सही सवाल पूछा है कि यार हम लोग को तो नियम से तो 9,000 देना चाहिए। पर सरकार ने उसको बोला अरे यार तुम ध्यान से देखो, ये जो 18,000 टैक्स है ये तुमने दिया तो है मैन्युफैक्चरर को, पर ये तुमने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओहो, लेकिन हम जो है, हम कौन है? हम स्टेट गवर्नमेंट। क्या हमको तुमने कुछ ही पहले दिया था? जी नहीं, नहीं दिया था। तो अगर नहीं दिया था तो यहां पर तुमको पूरा 27,000 हमको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जो है, इसका ये जो माल के ऊपर जो टैक्स लगा था, ये सब कॉस्ट का पार्ट बन गया, क्योंकि इसको तो ये रिफंड नहीं मिल रहा है। तो इसका कॉस्ट हो गया 1,18,000। और फिर बाद में यहां पर जब 1.5 लाख का वो माल बेचा, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं दोबारा टैक्स लग गया। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, क्योंकि दो सरकारें थी। कुछ बोलते थे कि भाई ये वाले सरकार का पैसा ये रिफंड नहीं करेगा, ये वाले सरकार का पैसा वो रिफंड नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा लफड़ा था, बहुत ज्यादा क्या था? लफड़ा था। ठीक है, तो पहला लॉजिक समझ में आया कि पुराने समय में क्या लफड़ा होता था। सबसे पहला लफड़ा ये था, इसको अपन वर्ड बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जिसको वर्ड बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग, ठीक है, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है इसको वर्ड बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये लग रहा था। सेकेंड चीज क्या होता था? पहले सोचो जहां पर माल मैन्युफैक्चर होता था, अब मैन्युफैक्चर होता था गुजरात में, तो जो भी टैक्स था ना वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लेता था। ठीक है, तो जो टैक्स का जो कमाई था वो किसके पास जाता था? जिस स्टेट में जहां पर माल मैन्युफैक्चर होता, इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स। क्या वर्ड बोलते थे? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो जहां माल बन रहा था उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, ये रूल होता था। पर बाद में सरकार बोले कि यार कुछ चेंजेस लाएंगे, और ये जो जीएसटी का नियम है ना, ये तो यार कांग्रेस सरकार 2010 में लाने का पूरा प्लान कर लिया था। पर जब पार्लियामेंट में बात चल रहा था तो बीजेपी वाले बोले थे कि नहीं 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 नहीं, जीएसटी अभी नहीं आना चाहिए, जीएसटी आएगा तो चीजें महंगा हो जाएगा। और बाद में 2017 में खुद बीजेपी वालों ने जीएसटी को लॉन्च कर दिया। तो अब जब जीएसटी लॉन्च होने का बात हुआ 2017 में, तो कुछ स्टेट नहीं माने, कुछ स्टेट नहीं माने, बोले क्यों जीएसटी लाएं यार, जो पुराना चीज चल रहा है वो तो सही है, अपन जीएसटी क्यों लाएं? उसके पीछे दो रीजन था, दो रीजन था। पहला, सबको डर था कि ये जो दारू होता है ना,
इसके ऊपर अगर जीएसटी लग जाएगा तो ये तो कमाई पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है। अब अगर इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा तो स्टेट के साथ सेंट्रल को भी पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान था स्टेट के लिए। तो सरकार बोले एक काम करो, तुम लोग बेटा लोग जीएसटी लाने देगा नहीं, अगर जीएसटी चाहते हो लाएं तो एक काम करो, तुम लोग का हम लोग बात सुनेंगे, दारू के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वाह, क्या नियम सरकार ने पास किया जीएसटी लाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब जो है इन्होंने सब मिलकर डिसाइड कर लिए कि एक काम करो, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज सरकार ने क्या बोला, बहुत प्यारा चीज बोले सरकार। वो क्या बोले कि देखो यार, जीएसटी में ना आपका माल सोचो बना गुजरात में, ठीक है, अब गुजरात से वो आया सोच लो उड़ीसा में, ठीक है, एंड देन फिर उड़ीसा से वो गया सोच लो छत्तीसगढ़, इस तरह से माल जा रहा है। तो जो टैक्स होगा ना, वो गुजरात गवर्नमेंट माल इसको बेचा, ठीक है, उसने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उड़ीसा गवर्नमेंट माल इसको बेचा तो उसने टैक्स कलेक्ट किया, फिर छत्तीसगढ़ में माल बिका कस्टमर को तो टैक्स इसने कलेक्ट किया। तो रूल क्या होगा, ये जो टैक्स का पैसा है ना, ये ओरिजिन बेस्ड नहीं होगा जो पहले होता था। जीएसटी आने के बाद ये जो टैक्स है ना, ये हो जाएगा डेस्टिनेशन बेस्ड। ओहो, इसका मतलब जिस जगह में सामान को कंज्यूम किया जाएगा, इसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो भैया इससे तो नुकसान हो गया। कौन सा स्टेट का नुकसान हो गया, वो स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो उनको तो पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स मिलते थे, पर अब जब से जीएसटी का बात हुआ तो सरकार ने क्या कहा, सरकार बोले अरे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नहीं मिलेगा रे बाबा, जिस स्टेट में वो गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूम, उस स्टेट को उसका टैक्स मिलेगा। लो जी, सरकार ने तो कर दिया गेम। तो अब बताओ कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो नाराज हो जाएंगे, और बहुत सारे स्टेट जहां कंजम्पशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको तो यार टैक्स मिलेगा। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने एक नियम लाया कि देखो, ये तो बात तुमको मानना पड़ेगा, अगर सोच लो तुम पहले मैन्युफैक्चर करते थे, पहले तुमको बहुत टैक्स मिलता था, और अब कंजम्पशन बेस्ड हो रहा है जिसमें तुम्हारा टैक्स अगर कम हो जा रहा है, टैक्स अगर कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कितना, 5 साल, कितना साल, 5 साल, तो जीएसटी आने के 5 साल तक आपका देखा जाएगा कि आपको जो टैक्स मिल रहा है वो आपको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको टैक्स कम कमाई मिल रहा है, तो उसका नुकसान जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आपको भरपाई कर देगी। ओहो, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कहा कि देखो यार, हम तो जीएसटी लॉन्च करेंगे, जीएसटी तो लॉन्च करेंगे। अब होगा क्या, तुमको हो सकता है पहले टैक्स ज्यादा मिलता होगा, अब हो सकता है जीएसटी आने का तुमको टैक्स कम मिल रहा होगा। तो जितना टैक्स तुमको कम मिल रहा होगा ना, उतना तुम टेंशन मत लो, हम तुमको कंपेंसेट कर देगा, ठीक है, तुम उतना टेंशन मत लो। तो इस तरह से सरकार ने सबको मनाया। एंड देन फिर 2017, 1 जुलाई 2017, इसी तारीख को तो सीए डे होता है रे भाई, इसी तारीख को तो भाई डॉक्टर डे होता है रे भाई, इसी तारीख को भाई जीएसटी डे भी होता है रे भाई। तो ये तारीख को सरकार ने लॉन्च किया। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब सामान, वस्तु, सर्विस का मतलब सेवाएं, उसके ऊपर टैक्स, टैक्स का मतलब है कर। तो अब हम लोग को पूरा लॉजिक समझ में आया कि सरकार क्या कर रहा था। पहले जो है ये था प्री जीएसटी एरा। अब जीएसटी आने के बाद सरकार ने क्या बोला, सरकार बोले हम लोग एकदम टैक्स को सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सरकार बोले ये जो वैट होता था, ये जो सीएसटी होता था, ये जो अपना एक्साइज ड्यूटी होता था, ये जो सर्विस टैक्स होता था, सबको हटाओ, सबको हटाओ रे बाबा, अपने को ये सब दरकार नहीं है, अपन खाली एक ही टैक्स लगाएगा जिसका नाम है जीएसटी। हम लोग बोले वाह यार, टेंशन खत्म हो गया। पहले कितने लफड़े होते थे, वैट कब लगता था, सीएसटी क्या होता था, उसका रिटर्न, एक्साइज ड्यूटी का रिटर्न, सर्विस टैक्स रिटर्न। सरकार बोले सब हटाओ यार, एक ही रिटर्न, एक ही चीज करो, क्या नाम, जीएसटी। क्या नाम, जीएसटी। तो अब ये जीएसटी को सरकार ने क्या कहा, सरकार बोले जीएसटी को अपन है ना 3 नाम पे बांटेंगे। अपन बोले कैसे, सरकार बोले पहले ये देखो, तुम सामान को क्या विद इन द स्टेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, विद इन द स्टेट क्या खरीद रहे हो, बेच रहे हो। अगर एक ही स्टेट में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो तुमको 2 जीएसटी देना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। हम बोले मतलब, बोले अगर एक सामान 1 लाख रुपए का है और उसके ऊपर टैक्स का रेट 18% है, और अगर तुम उड़ीसा में है और उड़ीसा में खरीद रहा है और उड़ीसा में बेच रहा है,
तो ये जो 18% है इसको दो हिस्सा में तोड़ देना। 9% सेंटर के पास कमाई चल जाएगा, 9% स्टेट के पास चल जाएगा। ओहो, यानी कि पहले क्या होता था, पहले वैट लेता था स्टेट, सीएसटी का नियम तो स्टेट के पास, ये सेंट्रल के पास था, लेकिन उसने स्टेट को दे दिया। एक्साइज और सर्विस टैक्स कौन लेता था, सेंट्रल, और ये दोनों एक दूसरे सेट ऑफ नहीं होते थे। अब सरकार बोलता है कि कोई टेंशन नहीं रे भाई, तुम वही स्टेट में माल खरीदो बेचो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा जो जीएसटी का रेट होगा आधा आधा कर लेंगे अपन, तो आधा ये लेगा आधा ये लेगा। एकदम सही बात है यार। और अगर तुम आउटसाइड द स्टेट माल खरीद रहे हो बेच रहे हो, आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से बाहर खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या लगाया जाएगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या लगाया जाएगा, आईजीएसटी, जो कि 18% होगा। भैया इसका पैसा कौन लेगा, इसका पैसा एक स्पेशल फंड में जाता है, फिर वो फंड में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट के पास और सेंट्रल के पास। तो लॉजिक क्या है, सरकार पहले जो है प्री जीएसटी एरा में जो चलाते थे वहां कई सारे टैक्स लेते थे, लोगों को रिटर्न भरने पड़ते थे, सरकार को भी तकलीफ होता था, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कुछ टैक्स का कमाई स्टेट के पास जाता था, कुछ टैक्स का कमाई सेंट्रल के पास जाता था, और वो दोनों एक दूसरे को ठीक है सेट ऑफ करने का मौका नहीं देना चाहते थे। तो उसके कारण क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था। और वो जो जमाना था वो जमाना को हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड, जहां से माल बना उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। पर बाद में जब जीएसटी आया, सरकार बोले नहीं रे बाबा, ओरिजिन को हटाओ, कंजम्पशन बेस्ड कर दो। कंजम्पशन में मतलब जिस जगह में, जिस स्टेट में वो सामान कंज्यूम किया जाएगा, उस गवर्नमेंट को उसका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और सरकार बोलेगा इससे किसी भी स्टेट का नुकसान होता है तो तुम टेंशन मत लो रे बाबा, तुमको नुकसान हम भरपाई करें, तुम काहे टेंशन लेते हो। और फिर बाद में सरकार ने क्या किया, जीएसटी जब लॉन्च किए तो वो बोले कि जीएसटी दो तरीके से लगेगा। चीज को समझना, अगर सेम स्टेट में माल खरीद रहे हो बेच रहे हो तो दो जीएसटी का नाम दे दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, तो अगर कोई सामान के ऊपर 18% है तो सीजीएसटी हो जाएगा 9%, एसजीएसटी हो जाएगा 9%। लेकिन अगर आप उड़ीसा में हो और आप कलकत्ता से माल खरीद रहे हो, हावड़ा से माल खरीद रहे हो, या फिर आप उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में माल बेच रहे हो, तो यहां पर क्या हो गया, अलग स्टेट आ गया, तो यहां पर आपका लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो जीएसटी को लोन तीन नाम पे बोला, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एक यूटी जीएसटी भी होता है, वो सब अपने को पढ़ने का दरकार नहीं है, अपने को बस ये तीन चीज देखना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या लॉजिक समझ में आया। तो अब क्या है, सोचो मेरा नाम है सौरभ और मैं हूं अभी राउरकेला उड़ीसा में। अब मैं अगर उड़ीसा में हूं और मैं उड़ीसा से माल खरीद रहा हूं, तो क्या मैं सेम स्टेट में माल खरीद रहा हूं, जी हाँ, तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एकदम परफेक्ट है। पर सोचो अगर मैं उड़ीसा में हूं और अगर मैं माल खरीद रहा हूं झारखंड से, झारखंड से, क्या बात है भैया, आप बाहर से माल खरीद रहे हो, जी हाँ, तो क्या ये सेम स्टेट है, नहीं भैया सेम स्टेट नहीं है, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या लॉजिक समझ में आया। तो लॉजिक एकदम सिंपल है, सेम स्टेट से खरीदोगे तो सीजीएसटी, एजीएसटी, दूसरा स्टेट से खरीदोगे तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब जब भी माल खरीदते हैं तो क्या होता है, तो सोचो अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, सामान का कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, इसके ऊपर जीएसटी है मान के चलो 18%, तो क्या होता है, तो सरकार क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चेन। चेन कैसे, देखो सबसे पहले कोई ना कोई ये माल बनाया होगा, तो जो माल बनाया होगा मैन्युफैक्चरर या कुछ भी, वो 1,00,000 का माल हम लोग को बेचा होगा, जो रिटेलर को या होलसेलर को जिसको बेचा होगा वो, उसके ऊपर वो 18,000 रुपया टैक्स लिया होगा, एकदम सही बात है। टोटल वो लिया होगा 1,18,000 रुपया, एकदम सही बात है। फिर ये होलसेलर बेचा होगा, सोच लो रिटेलर को, होलसेलर बेचा सोचो 1,20,000 में, और 1,20,000 का एक बार पकड़ लो 18%, तो 1,20,000 का 10% होता है, 20% होता है अपना 24,000, 24,000 में 2400 माइनस कर दो, तो ये आ गया 21,600। तो ये माल बेचेगा 1,41,600, और सोच लो रिटेलर जो है वो कस्टमर को माल दिया 1,50,000 में, उसके ऊपर 18% हो गया अपना 27,000, तो ये कलेक्ट किया 1,77,000। तो अब सरकार क्या करते हैं, समझना एक एक चीज को, जीएसटी में क्या करते हैं, तीनों सोच लो सेम स्टेट में, तीनों सोच लो सेम स्टेट में। तो सरकार बोले अरे मैन्युफैक्चरर भाई, क्या तुमने होलसेलर को माल बेचा, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा हाँ जी मैंने बेचा। कितना में बेचा, सरकार 1,18,000 में बेचा। तो सरकार बोलेंगे देखो ये जो 18,000 है
ये तुम मेरे को लाके जमा करो। ओहो, तो ये गवर्नमेंट को जमा करेगा 18,000। फिर होलसेलर के पास जाएगा सरकार, होलसेलर बोलेगा बाबू क्या तुमने रिटेलर को माल बेचा? वो बोलेगा हाँ हमने बेचा। कितना है बेचा? वो बोलेगा 1,20,000 का था, 21,600 अपन टैक्स हुआ तो 1,41,600 हो गया। तो सरकार उसको बोलते हैं एक काम करो, ये जो 21,600 टैक्स का हुआ इसमें तुम मेरे को पहले ही दे चुके हो। कैसे दे चुके हैं? क्योंकि तुमने मैन्युफैक्चरर को दिया था, वो आके मेरे को दे चुका है, तुमको टेंशन लेने दरकार नहीं है भाई। तो 21,600 में 18,000 मेरे पास जमा हो चुका है, चलो तुम 3,600 रुपया दे दो। ओहो, तो इस तरह से इससे 3,600 रुपया सरकार ले लिए। ठीक है, फिर इसके पास गए रिटेलर के पास, बोले रिटेलर क्या तुमने माल बेचा? ये बोला हाँ मालिक हमने बेचा, 1,50,000 माल 27,000 में बेचा, 1,77,000 कलेक्ट किए हैं। बोले ठीक है, अब ये जो 27,000 टैक्स है बोले ये दे दो। रिटेलर बोला सर मैंने तो होलसेलर को दिया था 21,600। बोलेंगे हाँ ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, तुम 21,600 पहले दे चुके हो, तुम्हारा टोटल टैक्स तुम कलेक्ट किए 27,000। चलो रे बाबा 5,400 रुपया निकालो, 5,400 रुपया निकालो। तो इस तरह से इससे 5,400 ले लिए। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखो हुआ क्या, यहां पर गवर्नमेंट ने लिया 18,000, यहां पर लिया 3,600, यहां पर लिया 5,400, टोटल सरकार को टैक्स मिला 27,000। टोटल सरकार को टैक्स मिला 27,000। टोटल सरकार को टैक्स मिला 27,000। टोटल सरकार को टैक्स मिला 27,000, लेकिन बर्डन है कंज्यूमर के पास, पर पे कर रहा है अलग अलग आदमी। ओहो, तो ये जो चेन का सिस्टम लग गया ना, इससे टैक्स का चोरी पकड़ा जाता है। ओहो, इसीलिए बोला जाता है कि जीएसटी में जो भी फ्रॉड हो रहा है वो पकड़ा जा रहा है। जी हाँ, इसीलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, चेन सिस्टम कर दिया है। एक एक जन जो जिसको आगे माल फॉरवर्ड कर रहा है, सब कोई लाइन बाय लाइन फंसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 27,000 का जो बर्डन है, ये बर्डन तो फॉल हुआ कंज्यूमर के ऊपर, बर्डन फॉल हुआ कंज्यूमर के ऊपर, लेकिन इसको जो पे किया जा रहा है वो धीरे धीरे सरकार ले रही है, सबसे ले रही है। समझ में आया लॉजिक? और ये लोग क्या है, इसको बेचे उसको बेचे तो वसूल ले रहे हैं, वसूल ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बर्डन हो रहा है वो फॉल हो रहा है कंज्यूमर के ऊपर। क्या ये समझ में आया? ये है पूरा कंसेप्ट जीएसटी का, पूरा कंसेप्ट है जीएसटी का। अब पूरा समझ में आया? तो इससे क्या हो रहा है, टैक्स इवेशन रोका जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था वो भी आपको अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप खरीद रहे हो और आप जब बेच रहे हो तो लग रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सोचो सेम स्टेट में। फिर आप बेच रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो खरीदना खरीदना बेचना, तो जो आप खरीद रहे थे तो आप टैक्स दे रहे थे, बेच रहे हो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपको रिफंड मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा एक एक चेन एनालिसिस सरकार के पास हो जा रहा है। साथ ही साथ पहले जो लफड़ा होता था कि आपने वो गवर्नमेंट को दिया, आपने इस गवर्नमेंट को दिया, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने दोनों गवर्नमेंट को दे रहे हो, आप सेंट्रल को भी दे रहे हो और स्टेट को भी दे रहे हो, तो ये आपको बेनिफिट टैक्स का मिलता है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता नहीं है। क्या यहां तक समझ में आया? जी भैया। अब समझो एक एक वर्ड को। जब भी, अब रूल क्या है, अब अपन चलते हैं जर्नल में। बेसिक अपन जीएसटी खत्म कर लिए, तो जीएसटी का यही बेसिक था। अब समझो, सोचो एक्स नाम का आदमी है और एक्स नाम का आदमी माल खरीद रहा है, तो पहले वो माल खरीदेगा फिर वो माल बेचेगा। तो जब भी एक्स नाम का आदमी 1,00,000 का माल अगर खरीद रहा है और उसके ऊपर जीएसटी है सोचो 18%, तो खरीदने के ऊपर लगता है इनपुट। क्या वर्ड लगता है? इनपुट। तो यहां पर हम लोग जब भी माल खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। क्या वर्ड बोलते हैं? इनपुट। और ये जो टैक्स लगेगा ये बाद में जब एक्स माल बेचेगा तो उसको रिफंड मिल जाएगा, इसीलिए इनपुट एसेट होता है, इसको डेबिट किया जाता है। ओहो, यानी कि जब भी एक्स नाम का व्यक्ति माल खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए खरीद रहा है, तो जब भी वो माल खरीदेगा तो जो टैक्स लगेगा 18%, जो कि 18,000, उसको नाम देंगे इनपुट। क्या नाम देंगे? इनपुट। क्या नाम देंगे? इनपुट। और इनपुट एसेट है, एसेट डेबिट होगा। इनपुट एसेट है, एसेट डेबिट होगा। और जब एक्स ये माल को बेचेगा, सोचो उसने बेचा 1,20,000 में और उसके ऊपर टैक्स है 18%, तो जब वो माल को बेचेगा तो उसको वर्ड बोलते हैं आउटपुट। क्या वर्ड बोलते हैं? आउटपुट। क्या वर्ड बोलते हैं? आउटपुट। तो सबसे पहला चीज दिमाग में सेट करिए, जब भी माल खरीदेंगे, खरीदने को वर्ड क्या बोलते हैं? परचेस।
तो आपका लगेगा इनपुट, और जब भी आप माल बेचोगे, ठीक है, तो लगेगा आउटपुट। इसी तरह से ये तो हो गया गुड्स के ऊपर, किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। अब गुड्स के अलावा जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सर्विस के ऊपर लगता है। तो सर्विस खरीदे मतलब सर्विस लिए, तो आप टैक्स दोगे तो आपके लिए होगा इनपुट। सर्विस किसी को दिए तो आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो आपके लिए होगा आउटपुट। ओहो, तो सर्विस में सर्विस लेते हैं और देते हैं, पर गुड्स को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। तो गुड्स खरीदे तो इनपुट, गुड्स बेचे तो आउटपुट, सर्विस लिए तो इनपुट, सर्विस दिए तो आउटपुट। तो गुड्स और सर्विस में ये नियम है, ये समझ में आया। अच्छा, किसी का बारात जा रहा, वाह बढ़िया। चलो 2 सेकेंड में आवाज जो है वो अगर आउटसाइड का आ भी रहा होगा तो रुक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी पहले एक बार बेस अपन बनाए और बेस को अपन कंप्लीट किए कि भाई क्या होता है जीएसटी, ठीक है। 1 मिनट में अपन चलते हैं। आराम से चीजों को समझिएगा, आराम से। अभी तक अपन क्या पढ़े, सबसे पहला टैक्स क्या होता है, टैक्स कौन लेता है, इंडिया में जीएसटी आने से पहले कैसे टैक्स लगता था, प्री जीएसटी एरा, अभी जब से जीएसटी आ गया है तो टैक्स कैसे लगेगा, ये अपन बात की है। अब जीएसटी जो लगता है 2 चीजों के ऊपर लगता है, एक लगता है गुड्स के ऊपर, एक लगता है सर्विसेज के ऊपर। गुड्स अगर खरीदे को वर्ड बोलते हैं परचेज, बेचने को वर्ड बोलते हैं सेल्स। तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे हम लोग टैक्स पे करेंगे, हम लोग सामान खरीद रहे हैं हम लोग टैक्स पे करेंगे। ये टैक्स जो आप पे करोगे ये आपको बाद में वापस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वापस। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट, ये होता है डेबिट, डेबिट को बोलते हैं इनपुट, क्या वर्ड बोलते हैं, इनपुट। और जब भी आप माल बेच रहे हो तो आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे तो ये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को वर्ड बोलते हैं आउटपुट। तो माल बेचे आउटपुट, माल खरीदे इनपुट, माल बेचे आउटपुट, माल खरीदे इनपुट। सर्विस, सोचो मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मेरे को यार इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो जो इंटरनेट कनेक्शन का मैं सर्विस लिया हूं तो मेरे को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो सर्विस ले रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए इनपुट है, ठीक है। वैसे अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं तो मैं उससे टैक्स कलेक्ट करूंगा तो वो होगा आउटपुट। अब मजा का बात क्या है, ये केस को समझना। एक्स नाम का एक बंदा है, वो सामान खरीदा 1 लाख का, उसको उसने बेचा 1,20,000 का। भैया आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा क्या है, तो एक्स नाम का भैया अभी भी आवाज आ रहा है, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में वो चल जाएगा। चलिए ये तो चलता रहेगा, अब अगर हम लोग उसको सुनेंगे आवाज को तो क्लास हो नहीं पाएगा। देखिए अब और तेज कर दिया, मतलब वो भी चाहता है कि भाई तुम पढ़ो नहीं, ठीक है। वाह, चलो तो सबसे पहला चीज अब समझना क्या होगा, ठीक है। एक्स परचेस किया 1 लाख रुपए का सामान, उसके ऊपर जीएसटी है 18%, 18%, ठीक है। तो एक्स अपना बुक्स में एंट्री मारेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, परचेज किया 1 लाख, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 1,18,000। क्या लॉजिक समझ में आया? तो जब एक्स माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 1,18,000। अब भैया यहां पर कौन सा जीएसटी होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, विद इन द स्टेट के आउटसाइड द स्टेट। एक बार समझो, इनपुट जीएसटी
अब एक्स ने ये माल सेल किया, सोचो 1,20,000 में। तो अगर एक्स ये माल को बेच रहा है 1,20,000 में, तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, कितना परसेंट कलेक्ट करेगा? 18%। तो 1,20,000 का जब हम लोग 18% निकालेंगे तो आएगा 21,600। तो एक्स जब ये माल बेच रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या गया? माल गया, माल बिका, फायदा है, तो टू सेल, सेल था अपना 1,20,000 का, एकदम सही बात है। तो जब एक्स माल बेच रहा है तो टैक्स कलेक्ट करेगा, तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट जीएसटी 21,600, तो टोटल उसको मिलेगा 1,41,600, 1,41,600। अब मजा का बात क्या है, देखो सरकार क्या करेंगे, जब एक्स ये माल को बेच देगा, सरकार बोलेंगे एक्स को, देख बाबू, तुम जब माल खरीदा था तुमने पे कितना किया था? 18,000। अब तुमने टैक्स कितना कलेक्ट किया? 21,600। तो चलो बाबा 21,600 में 18,000 माइनस कर लो और मेरा 3,600 दे दो। ओहो, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सरकार जो होती है वो लेती है टैक्स, ठीक है। ये जो 18,000 सरकार ने हम लोग को काटने का मौका दे दिया, इसको वर्ड बोलते हैं आईटीसी। ओहो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको क्या वर्ड बोलते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि अगर आप कोई भी माल खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल, अगर आप उसको बेचने के मकसद से खरीद रहे हो तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपने कोई सामान खरीदा पर आपने उसका परचेस रिटर्न कर दिया तो आपका आईटीसी कैंसल हो जाएगा। अगर आपने कोई सामान खरीदा और आप उसको पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो आपका आईटीसी कैंसल हो जाएगा। अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसमें अगर लॉस बाय फायर, आग लग गया, तो भी आपका आईटीसी कैंसल हो जाएगा। अगर आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसको फ्री में चैरिटी या डोनेट कर दिया तो भी आईटीसी कैंसल हो जाएगा। यानी कि सरकार कितना स्मार्टली काम कर रहे हैं। सरकार बोले जब भी तुम कोई माल खरीद रहा है, तुम्हारा टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है, इनपुट को डेबिट कर देना, ये तेरे को हम रिफंड कर देंगे। शर्त एक ही है, रिफंड तुमको तभी पैसा मिलेगा जब तुम ये माल को बेचेगा। तो जब आपने माल बेचा तो आपको आपने टैक्स कलेक्ट किया, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को आपने क्रेडिट कर दिया। अब सरकार बोलेंगे देखो तुम मेरे भी आपने कलेक्ट किया 21,600, तुम ऑलरेडी दे दिया 18,000, तुम मेरे को 36,000 नेट अमाउंट दे दो। तो ये जो 18,000 हमको रिफंड मिल गया, इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? हर केस में मिलेगा, कुछ कुछ केस में नहीं मिलेगा। सरकार ये आईटीसी इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि आप माल खरीद रहे हो और उसको बेच रहे हो। लेकिन अगर आप ये माल को बेचते नहीं हो, अगर आपने ये माल खरीदा फिर आपने रिटर्न कर दिया, या अगर आप वो माल को पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहे हो, अगर आपका वो माल आग लग जा रहा है, अगर आप वो माल को चैरिटी में दे रहे हो, तो वो जो आपको आईटीसी मिला था वो आपका कैंसल हो जाएगा, कैंसल। तो भैया कैंसल का एंट्री क्या होगा? अरे यार एकदम सिंपल सा कहानी है रे भाई। जब तुम एंट्री मारा था तो तुम मारा था परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, कैश या क्रेडिटर। अब तुम दुकानदार को वापस कर दिया तो कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और इनपुट जो है वो क्रेडिट देगा टू इनपुट जीएसटी। तो इनपुट क्या हो गया? इनपुट कैंसल हो गया। ओहो, तो परचेस रिटर्न में जो आपने टैक्स दिया था वो कैंसल हो जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जी भैया ये पॉइंट तो समझ में आया। अब एक पॉइंट को समझो कैसे अपने को एंट्री फ्रेम करना है। अब हम लोग को एग्जाम में जो गिरेगा वो गिरेगा जर्नल एंट्री। तो देखो अगर मैं विद इन द स्टेट का बात करता हूं, विद इन द स्टेट का बात करता हूं, ठीक है। अगर आप सेम स्टेट में माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो क्या क्या लगेगा? तो आपका लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है भैया, ये दो लगेगा। तो सोचो एक्स है, एक्स 1,00,000 का माल खरीदा, 18% टैक्स है, टैक्स क्या एंट्री मारेगा? परचेस अकाउंट डेबिट, सेम स्टेट में खरीदा 1,00,000, इनपुट। अब कौन कौन सा जीएसटी लगेगा भैया? 2 जीएसटी लगेगा। तो 18 का आधा कितना देगा? ये 9 लगेगा, ये 9 लगेगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश या क्रेडिटर 1,18,000। ओहो भैया ये तो बहुत इजी है, एकदम इजी है। अब एक्स अगर ये माल को बेचता है तो वैसे एंट्री क्या हो जाएगा?
कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ओहो भैया, यानी कि जब भी हम लोग माल खरीदेंगे तो इनपुट जीएसटी डेबिट होगा और जब भी माल बेचेंगे तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। यहां तक समझ में आया? जी भैया, यहां तक समझ में आया। अब ये था विद इन द स्टेट। अगर एक्स यही माल आउटसाइड द स्टेट खरीदेगा, आउटसाइड द स्टेट, तो रूल क्या होगा? तो रूल सीधा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया वो 1 लाख का। अब आउटसाइड द स्टेट में कौन सा जीएसटी लगता है? भैया आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश या क्रेडिटर 1,18,000। ओहो, यानी कि सी और एस के जगह में नाम आ जाएगा आईजीएसटी। दैट्स इट, सी और एस के जगह में आ जाएगा आईजीएसटी। और जब बेचेंगे तब कैश स्लैश डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है भैया, ये पॉइंट तो पूरा समझ में आया कि कब आईजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर सेम स्टेट के अंदर हो रहा है तो सी और एस लग रहा है, अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लग रहा है। यहां तक समझ में आया? जी भैया। अब एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये यहां पर एक जो नियम कानून जो चलता है वो ध्यान से समझिएगा। सरकार क्या बोलते हैं, ठीक है, कि ये जो आईजीएसटी होता है, ये आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। इसको बोलते हैं रूल ऑफ सेट ऑफ। जब भी आप सेट ऑफ करने जाओगे आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। ये हमारा सिलेबस में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बताया जा रहा है। आप जब सीए इंटर करोगे ना, टैक्स में आ जाएगा, आईजीएसटी का लायबिलिटी पहले सेट ऑफ होगा आईजीएसटी से, फिर आप इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लेना, ठीक है? इसको किसी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आईजीएसटी खत्म होगा आईजीएसटी से, फिर सी और एस से खत्म कर लेना, ठीक है? अगर सीजीएसटी का बात हो तो रूल क्या होता है कि पहले आपको आईजीएसटी को खत्म करना है। आईजीएसटी आपका खत्म हो गया, फिर आप सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या आप बात कर रहे हैं? आज भी वही नियम है, ठीक है? आज भी वही नियम है। सीजीएसटी का सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, स्टेट से नहीं हुआ। सेंट्रल से कटेगा, स्टेट से नहीं कटेगा। और एसजीएसटी का भैया, फिर एसजीएसटी का पहले देखो, आईजीएसटी अगर कुछ है तो उसको कैंसिल कर लो, ठीक है? फिर एसजीएसटी एसजीएसटी से कटेगा, सीजीएसटी से नहीं कटेगा। तो ये एक सेट ऑफ रूल है, क्लास 11 में सिखाया जाता है। अभी आपका सिलेबस में ये एक थ्योरी में लिखा हुआ है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप करोगे तो वहां पर दिया हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं, और जब आगे गिराएंगे, इंस्टीट्यूट कराएंगे तो अपन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो लॉजिक समझो, इसको वर्ड बोलते हैं सेट ऑफ। क्या वर्ड बोलते हैं? सेट ऑफ। क्या वर्ड बोलते हैं? सेट ऑफ। क्या वर्ड बोलते हैं? सेट ऑफ। तो अगर आपका रूल क्या, सुनिएगा, अगर आपके पास कोई भी इनपुट आईजीएसटी है तो सरकार बोलते हैं पहले इनपुट आईजीएसटी को खत्म करो। इनपुट आईजीएसटी मतलब वो टैक्स जो तुमने दिया है, जो तुमको बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो सरकार बोलते बाबू इसको पहले खाली करो। इसको खत्म किससे करोगे? इसको खत्म करोगे पहले आउटपुट आईजीएसटी से। अगर ये अभी भी ज्यादा है तो इसको कैंसिल करोगे आउटपुट सी और एस, वो तुम्हारा इच्छा, तुम जिससे कंप्लीट कर लो। एक बार इनपुट आईजीएसटी खत्म हो गया तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? फिर हम लोग जाएंगे किसको सेट ऑफ करने के लिए? इनपुट सीजीएसटी को, ठीक है? और फिर किसको सेट ऑफ करेंगे? इनपुट एसजीएसटी को। तो बोलता है कि जो इनपुट सीजीएसटी है ये दो चीज से सेट ऑफ हो पाएगा, एक आउटपुट आईजीएसटी से, एक आउटपुट सीजीएसटी से। एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ओहो, और वैसे ही एस जो है वो आई से सेट ऑफ हो जाएगा और एस से सेट ऑफ होगा, सी से सेट ऑफ नहीं हो। ओहो, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ जो है, जब लोग सीए इंटर करेंगे ना टैक्स, तो वहां पर पूरा हम लोग अकाउंट बनाएंगे, टैक्स का जो फॉर्मेट है वो देखेंगे, रिटर्न भरेंगे, और वहां सेट ऑफ वेट ऑफ पूरा कहानी को सीखेंगे। अभी अपने को ये सेट ऑफ जो है उसके ऊपर जनरल एंट्री नहीं है, अपने को सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री मांगेगा। तो आपको एक ऑर्डर बताया गया किस तरीके से सेट ऑफ होता है, किस तरीके से सेट ऑफ होता है, ठीक है? अब एक मेन पॉइंट ध्यान से देखिएगा। सोचो 1 लाख का माल है, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के ऊपर जीएसटी है, सोचो 18%, यानी कि 18,000, ठीक है? अब क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने फर्नीचर का पे किया 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो बताओ जीएसटी कितना है? तो अगर इस तरह सवाल आता है तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का, सोचो सामान का दाम था 100 रुपया,
अगर टैक्स दिए 18 रुपया तो सामान का वैल्यू हो गया 118। तो अगर 118 के लिए वैल्यू 1,18,000 है, ठीक है, तो 100 के लिए वैल्यू कितना होगा? तो 1,18,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, तो वो निकलेगा अपना 1 लाख। तो अगर 1,18,000 में हम लोग टोटल खरीदे, जिसका खरीद था 1 लाख, तो 18,000 टैक्स हो गया। तो ये जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो भैया फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो, ध्यान से सुनिए। सवाल ऐसा लिखा हुआ है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक्स, ठीक है, परचेज गुड्स एंड पेड 1,12,000 including GST at the rate 12%. Goods was purchased within the state. लो बताओ, एंट्री बताओ। तो अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि एक्स ने माल खरीदा 1,12,000 का और इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है, यानी क्या जीएसटी अलग से लगेगा? नहीं, इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग फंस गए, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। अब यहां लिखा हुआ है ये गुड्स वाज परचेज विद इन द स्टेट। तो रूल क्या है, टोटल मेरा 1,12,000 लगा। अगर कोई सामान का नॉर्मल वैल्यू था 100 रुपया, तो जीएसटी जुड़ा 12 रुपया, तो वैल्यू कितना होगा? 112। तो डिवाइड बाय 112, और जीएसटी कितना है? जीएसटी तो 12, तो 1,12,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 12 करोगे तो जीएसटी का वैल्यू आ जाएगा 12,000 रुपया। और एक बार 1,12,000 में जीएसटी हट गया तो सामान का वैल्यू हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख। मेरा सामान का परचेस है 1 लाख, इनपुट अब क्योंकि विद इन द स्टेट है, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट अपना 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट अपना डेबिट 6,000 टू कैश या क्रेडिटर 1,12,000। ओहो, ठीक है भैया, हम समझ गए। यानी कि कभी कभी टैक्स जोड़ के दिया होता है तो हम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है कि टैक्स जुड़ा हुआ वैल्यू इतना रुपया है तो टैक्स का वैल्यू कितना होगा, खत्म कहानी। तो ये करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? तो मैंने आपको 45 मिनट्स के अराउंड आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया है। अब अपन चलते हैं बुक में और ये चैप्टर को करते हैं खत्म। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है जो कि इंस्टीट्यूट आपको देते हैं। चैप्टर 2 में चलिए। चैप्टर 2 में आप जब देखते हो तो यहाँ पर जर्नल में टॉपिक दिया हुआ है जीएसटी। अब जीएसटी जो है वो मैंने आपको बेसिक पूरा समझा दिया है कि पहले कैसे टैक्स लगता था और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। जब साइलेंट थ्योरी पढ़िए, जितना आप थ्योरी पढ़ोगे ना उतना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इसके साइलेंट फीचर्स यही है कि जीएसटी मैन्युफैक्चर जो होता है वो गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विस के ऊपर लगता है, हर एक जगह में वैल्यू एडेड में लगता है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। तो यही सब बेनिफिट है। अब जीएसटी के टाइप्स बता दिया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कब कब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर आप परचेस रिटर्न कर रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो, गुड्स जो फ्यू सैंपल है, या अगर आप वो गुड्स गिफ्ट दे दिए, अगर गुड लॉस ऑफ फायर है, तो ये सब रीजन से आपको जीएसटी को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। अब देखिए बुक में अपना टोटल क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, यानी कि 3 क्वेश्चन है और तीनों का तीनों मैं कराऊंगा। ठीक है, आज इसको खत्म करेंगे पूरा जड़ से। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में गिरेगा तो 4 में से 4 है। चलिए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नक्की करते हैं। पहला, परचेज गुड्स मैं लिखा के नहीं कराऊंगा क्योंकि अब कंसेप्ट समझा दिया हूं। अब बस आप आंसर देखिएगा, फिर आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा, एंड देन पूरा नोट्स बना के इसको कंप्लीट करिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस जीएसटी, प्लस मतलब अलग से जीएसटी लगेगा 9%। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू साहिल, क्योंकि नाम दिया हुआ है तो साहिल होगा। तो आंसर देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 50,000 का 9% 4500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4500 टू साहिल 59,000। वेरी गुड भैया। सेकंड, परचेज गुड फ्रॉम सैम 40,000 का एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में दिखाते हैं? नहीं भैया। तो 40,000 में 4,000 चला गया, बचा 36,000 प्लस जीएसटी। तो प्लस जीएसटी मतलब जीएसटी जुड़ेगा। ठीक है, 9% होगा। 20,000 वाज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेबल। बैलेंस पेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो सैम का नाम से आएगा। तो पहले तो 40,000 में 4,000 चल जाएगा तो 36,000 बचेगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट 36,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह भैया वाह।
परचेज अकाउंट डेबिट 36,000, इसके ऊपर जीएसटी लग गया 9%, तो 9% हो गया इनपुट सीजीएसटी 3240, इनपुट जीएसटी 3240, तो 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 42,480, 42,480 में कितना अपने को पैसा जो है पे कर रहे अपन 20,000, तो टू कैश या बैंक 20,000 दे दिए, जो रिमेनिंग 22,480 वो सैम के नाम से आ जाएगा। ओहो ठीक है, यानी कि बेसिक जनरल एंट्री है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, जो नेट अमाउंट होगा उसके ऊपर जीएसटी लगा देना, टोटल वैल्यू को जोड़ देना, इतना देना था, इसमें से 20,000 दे दिए ऑनलाइन, ठीक है, बैंक में दे दिए, तो जो बचा वो उस व्यक्ति को देना बाकी, वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है। ठीक है भैया। थर्ड, गुड्स आपने 20,000 का विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, ओहो पर्सनल यूज के लिए, तो आपका जीएसटी कैंसिल होगा। तो पहले तो आप पर्सनल यूज निकाले, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। सामान कितना का था भैया, सामान का वैल्यू तो 20 का था, प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी लगा होगा, तो अपन लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस 20,000। आओ देख लो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस में आएगा 20,000। अब जीएसटी कितना उसके ऊपर 9%, तो टू इनपुट सीजीएसटी 9% किए तो 1800, टू इनपुट एजीएसटी 1800, 1800 का 3600, तो 20,000 प्लस 3600 ड्रॉइंग्स में जाएगा 23,600। ओहो, यानी कि कोई भी गुड्स को अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एजीएसटी, क्योंकि वो जो आपने टैक्स पे किया था वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फोर्थ, आपने रेंट दिया मतलब पक्का सर्विस लिए तो इनपुट टैक्स देना पड़ेगा, तो 20,000 के ऊपर 6% देना पड़ेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200, इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है, सॉरी मैं वैल्यू पेड रेंट टू गगनदीप 0.4, यहां लिखा है लोगों 30,000 और यहां दिया है 20,000। बताइए, बुक गलती किया है रे भाई, बुक गलती किया है, इसको करो 30,000, पेड रेंट टू गगनदीप 30,000, तो अब यहां पर सही आंसर हुआ रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट हो गया अपना 1800, ये हो गया 1800, 33,600, वहां लिखा था 20,000, तो इसीलिए मेरे से निकल गया था 1200, मैं देखा यहां अलग वैल्यू है, अब मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो क्वेश्चन में आंसर गलत लिख दिया लोगों। तो नियम से देखा जाए ये आंसर है, गलत लग रहा है मेरे को तो पूरा आंसर गलत लग रहा है। आओ क्यों लिखा है पेड रेंट टू गगनदीप, अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो घर से क्या जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, टू कैश या बैंक लिखना चाहिए था। ओहो ठीक है भैया, बुक भी गलती कर रहा है, जी हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है 33,600 ये होगा, गगनदीप तो नहीं होगा। हम लोग रेंट राम को दें श्याम को दें उससे क्या लेन देन है, रेंट खर्चा है डेबिट होगा, पैसा जा रहा है वो क्रेडिट होगा, गगनदीप क्यों आएगा, तो गगनदीप नहीं आएगा, ये गलत है। रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने गुड्स खरीदा 5,000 का बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 500 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4,500। रिटर्न टू सैम, सैम को वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न हुआ, तो इनपुट कैंसिल हो जाएगा, तो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एजीएसटी, तो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, 5,000 में 500 माइनस हो गया 4,500 हुआ, इसके ऊपर 9% निकालेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी 405, तो सैम को हम लोग माल वापस कर दिए 5,310 का, सैम को माल वापस कर दिया 5,310 का, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज किए फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी, यही तो मैं आपको बताया था कि जोरदार क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग मतलब जीएसटी जुड़ा हुआ है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 44,800 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, तो टैक्स हो जाएगा 4,800, तो नियम से समान था 40,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 टू कैश या बैंक 44,800। ओहो भैया वाह, परफेक्ट एकदम सही है, ठीक है। लास्ट, परचेस मशीनरी फ्रॉम सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस जीएसटी लगा 9%, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इसका 9%, इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट इसका 9%, पेड 1 लाख इमीडिएटली, तो 1 लाख दे दिए, तो टू बैंक, और जो बच गया किससे खरीदे, फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज, तो मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज का नाम से जितना पैसा बाकी वो लिख देंगे, तो 1,40,000 में जीएसटी जोड़ दिए 12,600 टोटल आया, उसमें से 1 लाख दे दिए, जो बच गया वो सिम्फनी का नाम से क्रेडिटर को खड़ा कर दिए। ओहो ठीक है भैया,
तो ये 7 में अगर देखें तो बुक में ये वाला पॉइंट गलत है, पॉइंट नंबर 4। चलते क्वेश्चन नंबर 9। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन निधि ट्रेडर में। सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 चार्ज जीएसटी। अब जो क्वेश्चन 8 था उसमें परचेस का बात करता है, यहाँ सेल का बात करेगा। तो माल बेचे, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एचजीएसटी। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000, इसका 6% 3,000 होता है, आउटपुट सीजीएसटी 3,000, आउटपुट एचजीएसटी 3,000, टोटल 56,000 का माल बेचे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत, नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तो नाम आएगा फॉर 28,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 28,000 में जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो 28,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 12 जब करोगे तो टैक्स आ जाएगा 3,000, यानी कि माल था 25,000 का। तो माल था 25,000 का, उसके ऊपर 6% यानी कि अपना 1500 जुड़ा तो 28,000 हुआ। तो सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स, ओहो भैया, सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स 25,000 और जीएसटी निकाल लिए, टू आउटपुट सीजीएसटी 1500 टू आउटपुट एचजीएसटी 1500। तो भैया आप तो फटाफट निकाल ले रहे हो, एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना तो फिर आपका सारा चीज फटाफट हो जाएगा। थर्ड, रिसीव्ड हुआ सुरजीत से 25,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 28,000। 28,000 का बदले कितना दे रहा है, 25,200 दे रहा है। ओहो, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,200, डिस्काउंट अलाउड 2800, तो सुरजीत 28,000। ठीक है, आता है भैया। फोर्थ, गुड्स आपने बेचा कपिल को 30,000 का, चार्ज किए जीएसटी 12% आईजीएसटी, रिसीव 12,000 और बाकी पैसा मिलेगा। तो 30,000 का माल था, चार्ज करो जीएसटी, तो अपना कपिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसमें से पैसा भी आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल से 30,000 का, टू आउटपुट आईजीएसटी उसका 12% जो कि अपना 3600 हो जाएगा। तो 30,000 और 3600 33,600, इसमें बैंक में 12,000 माइनस कर दो, जो बच गया कपिल में दिखा देना। ठीक है भैया, 21,600 दिखा देंगे। नेक्स्ट, कपिल वाज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000। रिबेट क्या होता है, रिबेट मतलब एक तरह का डिस्काउंट, एज गुड्स सप्लाइड टू वे डिफेक्टिव। ओहो, गुड्स डिफेक्टिव था, दिस वी आर सोल्ड बाय चार्जिंग आईजीएसटी। तो जब गुड्स डिफेक्टिव होता है तो एक रूल होता है, क्या रूल होता है, आईजीएसटी कैंसल होता है। कहां लिखा हुआ है भैया, ये देखो, सिंस रिबेट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स which cannot be sold utilized further by Kapil, the output GST is also reversed। क्या कहने का मतलब है भैया, कहने का मतलब है कि जब हम लोग माल बेचे थे कपिल को तो हम लोग सरकार को बोले थे कि हम लोग माल बेचे, हम लोग टैक्स कलेक्ट किया, हम लोग आपको टैक्स देंगे, पर बाद में वो माल डिफेक्टिव हो गया तो कपिल माल वापस किया। तो जो टैक्स हम लोग देने वाले थे, क्या अब ज्यादा टैक्स देंगे, नहीं, अब हम लोग सरकार को कम टैक्स देंगे क्योंकि माल वापस आ गया। तो वो आउटपुट आईजीएसटी जो था वो कैंसल होगा। तो एंट्री क्या होगा, रिबेट है 5,000 का, जीएसटी कैंसल हो जाएगा 600 का, तो कपिल का हिसाब क्लियर हुआ 5,600 का। ओहो, यानी ये जो 3600 रुपए हम लोग को सरकार को देना था उसमें 600 रुपए कम देंगे क्योंकि माल वापस आ गया कपिल से। ओहो, ठीक है भैया। नेक्स्ट, गुड्स आपने मनप्रीत को बेचा 1 लाख का एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 1 लाख में 20% काट लो, 80,000 बचा, जीएसटी लगा लो, खत्म यार, सीधा है। तो मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। अब ये सब क्या है, टाइम पास कर रहा है, अब हम लोग समझ गए। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ दाम, ठीक है, रिटर्न बाय मनप्रीत, तो लिखा हुआ दाम है, इसके ऊपर जीएसटी लगाओ। अब वापस किया वो, कैंसिल करो जीएसटी को। मजा का बात है, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो जो मनप्रीत है उसको डिस्काउंट में दिए थे, तो 20,000 का 20% काटेंगे 16,000 होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट आईजीएसटी निकाल लो, उसके ऊपर देख लो, सेल्स रिटर्न 16,000, आउटपुट आईजीएसटी निकाल लो, इसके ऊपर 12% 1920, तो मनप्रीत 17,920। ठीक है भैया। लास्ट, रिसीव कमीशन, कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है मतलब पक्का सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस देने में कमीशन मिला, चार्ज जीएसटी। तो यहां पर हम लोग जीएसटी ले रहे हैं, रिसीव हो रहा है तो ले रहे हैं, तो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, आउटपुट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 15,000, इसके ऊपर जीएसटी ले लिए 900, तो यहां पर जोड़ देंगे। ओहो भैया, आप तो एकदम धाए करा दिए, अब एकदम इजी है, कुछ नहीं है। लास्ट 3 क्वेश्चन, 3 बिट। सोल गुड्स टू मुकेश, लिखा हुआ दाम था 50,000, 20% डिस्काउंट, तो 50,000 20% काट लिए तो 10,000 कट गया, 40,000 का माल है, 6% जोड़ लेंगे। तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में आ जाएगा 40,000, आउटपुट सीजीएसटी 2400, आउटपुट एजीएसटी 2400, 44,800। सोल गुड्स टू मुकेश, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ट्रेड पर डिस्काउंट है 20%, तो 1 लाख में 20% कटा तो 20,000 कट गया, तो 80,000 बचा। कैश डिस्काउंट 5% है, तो रूल क्या है सुनिएगा, 1 लाख में पहले 20% काट दीजिए, 20,000 कट गया, 80,000।
अब डिस्काउंट जो मिलेगा वो 80,000 का 5% मिलेगा, जो कि होगा अपना 4,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा भी मिल रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स में तो हम लोग खाली ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो यहां पर 80,000 होगा, जीएसटी जो लगेगा वो 80 के ऊपर लगेगा, तो 80 के ऊपर 6% 4800 89,600 हो गया। इसमें हम लोग डिस्काउंट किसके ऊपर देंगे, सेल्स के ऊपर देंगे, तो 80,000 का 5% डिस्काउंट हो गया 4,000, तो टोटल 89,600 में 4 चला गया, तो बैंक में पैसा आएगा 85,600। भैया ये पॉइंट फिर से समझाओ। अरे मेरा भाई 1,00,000 का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 20,000 कट गया, 80,000 बचा। 5% कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट 5% कटा यानी कि 4,000। तो जीएसटी 76,000 के ऊपर लगता है कि 80 के ऊपर लगता है, जीएसटी तो 80 के ऊपर लगता है, तो जीएसटी लगा देना यार 80,000 के ऊपर, और जितना है उसमें से 4,000 काट लेना, जो पैसा वो मिल गया। ओहो ठीक है भैया। आखिरी पॉइंट, आपने मुकेश को माल बेचा, लिखा हुआ दाम था 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 30,000 कट गया, 1,20,000 का माल हुआ। 5% कैश डिस्काउंट, 1,20,000 का 5% अपना 6,000 रुपया कैश डिस्काउंट हो गया। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक, तो पक्का 1/4 जो होगा वो क्या होगा, कैश हो जाएगा। अब 60% मिल गया तो 40% नहीं मिला, तो जो कैश डिस्काउंट है क्या वो टोटल के ऊपर मिलेगा, नहीं जी, जितना आपको कैश मिला उसके ऊपर मिलेगा। तो रूल तो समझो, 1,50,000 का माल था, 20% काट लो, 1,20,000, जीएसटी जो है वो 1,20,000 के ऊपर लगेगा। तो पहले तो गए टू सेल्स 1,20,000, जीएसटी जोड़ लो इसके ऊपर 6% 7,200 7,200, टोटल इतना का माल हो गया। अब ये बताओ कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, जितना अपन कैश पे किए। बुक वाला क्या करता है ना, सबसे बड़ा गलती क्या करता है, यहाँ लिखा 5% कैश डिस्काउंट, यहाँ लिखा आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% रिसीव, तो नियम से 60% के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए था ना, 60% ऊपर। बुक बोला रे बाबा एक काम करो भाई, टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दो। लो जी बताओ, अब ये कर दिया है, अब क्या करें। तो देखो अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप क्या करो, इनका यहाँ ये लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिख लो और लिख देना एज पर स्टडी मैट। अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। नियम से देखा जाए, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अलाइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 80,000 का 5%, द बैलेंस ऑफ 85,600 इज रिसीव्ड, since discount is account of non payment output is computed after deducting trade discount। भगवान जानता है इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। आप बस सिंपल सा लॉजिक याद रखो, हम लोग बेसिकली डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किसके ऊपर अलाउ करते हैं, जितना कैश मिलता है उसके ऊपर अलाउ करते हैं। तो 1,50,000 में अगर 20% कट गया 30,000 तो 1,20,000 का, ठीक है, 60% 72,000 जो होगा उसका 5% जो है वो कैश डिस्काउंट होना चाहिए। बुक क्या किया, सीधा 1,20,000 5% डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। अब वो बुक ले लिया, अब इन्होंने वैल्यू कैसे निकाला वो समझ लेते हैं। बोला देखो माल था 1,20,000 का, हम बोले हाँ ठीक है 1,20,000 का माल था। बोला जीएसटी हो गया उसके ऊपर 12%, हम बोले हाँ जीएसटी हो गया 12%। बोला डिस्काउंट पूरा तुम टोटल के ऊपर ले लो, अब बोल दिया मान लो भाई, और क्या कर सकते हैं, तो 6,000 टोटल डिस्काउंट हो गया। जो पैसा बचा, तो पैसा कितना बचा, 1,28,400, इसका 60% दे दिया तो इसका 60% हो गया इतना। अब इसका 3/4 दिया अपना चेक से, 1/4 दिया कैश से, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट। और जो रिमेनिंग 40% है वो अपने को दिया नहीं है तो वो उसके नाम से देगा, मुकेश का नाम से 51,360। ओहो, यानी कि भैया बाकी सब चीज सिंपल है, टोटल जितना का आपने माल बेचा प्लस जो जीएसटी है दोनों को जोड़ लो। अब जोड़ के जितना पैसा मिला वो पैसा चल जाएगा, जितना उधारी वो उधारी चल जाएगा, जितना डिस्काउंट वो चल जाएगा। अब जो पैसा मिला उसमें भी बोल रहा 3/4 और 1/4, तो वो उसको बाइफरकेट कर दिया है। दिक्कत मेरे को सिर्फ एक ही चीज में है, वो दिक्कत है यहाँ पर कि डिस्काउंट जो होता है कैश डिस्काउंट, वो तो जितना कैश पे किए उसके ऊपर होना चाहिए ना, टोटल अमाउंट के ऊपर थोड़ी होना चाहिए। पर बुक लिया है तो आप एक एग्जाम में नोट मार के आना, जब आप नोट मार के आओगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो नोट है ना, ये नोट इसका नहीं है, ये नोट पॉइंट नंबर 2 का है, तो इनको लिखना चाहिए। ये लोग क्या किया ना, सब कुछ चीज को ऊपर नीचे कर दिए, चलेगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस लॉजिक याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आया उसके ऊपर जीएसटी निकाल लेना। ये जो डिस्काउंट टोटल के ऊपर दिया है तुम भी टोटल के ऊपर कर देना, नोट मार देना एग्जाम में कि ये गलत है लेकिन स्टडी मैट में दिया क्या कर सकते हैं। और अगर नहीं कर दोगे ये वाला तो अपना नोट बना लेना जिस हिसाब से दिखाना है, वो आपका सही रहेगा कि 1,20,000 जो था उसका 60% का 5%, ऐसे करके दिखा देना। अब जो वैल्यू बचेगा
वो वैल्यू का 60% जो वैल्यू रहेगा उसको बांट लेना 3/4 और 1/4 में, और जो रिमेनिंग है वो आउटस्टैंडिंग वो मुकेश का नाम से दिखा देना, खत्म। तो ये अपना चैप्टर का टॉपिक जो है पूरा उड़ा दिया अपन, जिसका नाम क्या है, जीएसटी। 2 क्वेश्चन गलत लगा मेरे को, इलस्ट्रेशन 8 पॉइंट नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 पॉइंट नंबर 3, ये 2 गलती लग रहा है। आप इसमें एग्जाम में जरूर से नोट लिख के आइएगा कि ये गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाकी जो है वो सारा सही है। और अभी हम लोग का एक टॉपिक खत्म होता है जीएसटी। मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब आप पढ़ के जाइएगा, पर 4 में से 4 आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।